जनाब फराज हुसैन, किले के तमाम मामलात में आप हमारे साथ हैं। जी नो। आप हमारे मरहूम वालिद मोहतरम के ज़माने से इस किले की मजलिस के रुकन की हैसियत रखते हैं। आपकी ईमानदारी पर हमें कोई शुबा नहीं है, मगर ये जब्बार हुसैनी इसके बात करने के तरीका और चेहरे के तासुरात कुछ और ही बयान कर रहे थे। नवाब, मेरे ख्याल से वो किले के निजाम को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो इतने क्यों फिक्रमंद है। किले का निजाम मेरी जिम्मेदारी है और इस मामले में उन्हें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। सचमुच वो किले के मामले में दखल देने के जनाब फराज हुसैन, आप नवाबजादे महंगार के वालिद के बहुत करीब हैं। नवाबजादे महंगार को भी बचपन से जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जब्बार हुसैनी ने जो बात महंगार से मंसूब करते हुए कही, क्या वो सच है? नवाब, मुझे पूरी बात तो मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि नवाबजादे महनिगार और जब्बार हुसैनी के आपसी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। किस हद तक गहरे हैं? ये मैं नहीं बता सकता ना। क्या कहा था उसने कि मैं रेत की चटाई पर झाड़ियों की नक्काशी कर रहा हूँ? उसके साथ साथ ये भी कहा था कि अल-अक़्लु तकफ़िल इशारा, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। जनाब फराज हुसैन, मेरे खिलाफ जरूर कोई साजिश रची जा रही है। नवाब, आप बिल्कुल परेशान ना, मैं और इस रियासत के तमाम बड़े जागीरदार आपकी हिमायत में। दरअसल उस जब्बार हुसैनी का मानना है कि किले में बहुत फजूल खर्ची हो रही है। खासतौर पर मिर्जाबाद कब्रिस्तान में हो रहे खर्च को लेकर वो खफा रहते हैं। इस कब्रिस्तान से जब्बार हुसैनी का क्या वास्ता? हाँ, वहाँ हमारे पुरखों की कब्रें हैं। हम नवाबों की पूरी तारीख दफन है वहाँ। हमारी विरासत है वो कब्रिस्तान। किसी भी कीमत पर मैं मिर्जाबाद कब्रिस्तान और वहाँ के मकबरे के साथ किसी को भी छेड़खानी करने नहीं दूंगा। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ वहाँ के मकबरे के साथ लापरवाही बढ़ती जा रही है। वहाँ कोई माकूल इंतजाम नहीं है। नवाब, वहाँ एक मुजाविर तैनात है। हाँ, वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो सारे इंतजाम वही देखता है ना। हाँ, मैं जानता हूँ वहाँ का सारा इंतजाम अजनबियों के भरोसे चल रहा है। उस मकबरे की हिफाजत के लिए वो अकेला रखवाला काफी नहीं, पूरे मिर्जाबाद कब्रिस्तान और खास तौर पर उस पुराने मकबरे के लिए हिफाजती इंतजाम बढ़ाने की जरूरत है। माफ कीजिएगा नवाब, मेरे ख्याल से वहाँ हिफाजती इंतजाम बढ़ाने की और कोई जरूरत नहीं। वो कब्रिस्तान ऐसे भी किले की दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और दीवारों के चारों तरफ किले का सख्त कटा लगा हुआ होगा। जी, ये सच है। तो फिर उस बूढ़े मुजाहिद की भी क्या जरूरत है? माफ कीजिएगा नवाब, आपको बुरा मान, मैं समझता हूँ कि नवाबी खानदान की शान आबरू के लिए वहाँ एक मुजाहिद का तैनात होना जरूरी है। सिर्फ नवाबी शान नहीं, बल्कि वो मकबरा शाही इज्जत और जलाल की निशानी है। हर हाल में वहाँ के इंतजाम दुरुस्त होने चाहिए। वो मुजाहिद बूढ़ा हो चुका है, वहाँ जल्द ही किसी और को तैनात करना पड़ेगा। नवाब, आप उस मुजाहिद को वहाँ से हटाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। बिल्कुल ही दीवाना है जनाब। किसी को मकबरे के आसपास भटकने तक नहीं देता, किले के किसी अफसर की बात तक नहीं मानता। बड़ा ही नाफरमान है, अपने ही तरीके से रहता है। कहता है वहाँ कुछ रूहें भटकती क्या? जी नवाब, मुझे शुबह ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वो दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है। क्या कहा कि वहाँ रूहें भटकती है? मुझे यकीन तो इसका कुछ इल्म नहीं। मुझे तो इस बात किसी ने नहीं बताया। नवाब, पूरे यकीन के साथ तो मैं भी नहीं कह सकता, पर मैं जब भी मिर्जाबाद कब्रिस्तान के मुआयने के लिए गया, मैंने उसे हमेशा मकबरे के चारों तरफ दौड़ता, भागता, चीखता, चिल्लाता हुआ पाया। मैंने कई बार उसे बुलाकर उसे कहा, पूछताछ भी, तो पूछताछ करने पर वो कुछ बोलता नहीं है, बस कहता है मुझे अपना काम करने दीजिए और वहां से हट जाता है ना। अगर सचमुच ऐसा है तो फिर वहाँ रूहों की भटकने की वजह क्या हो सकती है? ये कहना मुश्किल है नवाब। वहां आज तक किसी ने कोई रूह नहीं देखी, ना ही कोई आवाज सुनी। बस वो बूढ़ा मुजाहिद ही हमेशा शोर मचाता रहता है। हाँ, एक बार जब्बार हुसैनी ने जरूर उसे अपने तरीके से समझाया और धमकाया भी था कि अगर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया उसे सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। अगर सचमुच ऐसा है तो वहाँ जल्द ही किसी और को तैनात करना पड़ेगा। हाँ, आइए हम तो चलकर वहाँ का मुआयना करते हैं। नवाब, इस वक्त? हाँ, अभी और इसी वक्त। आइए। जी अपने ढंग से किले का निजाम पर क्यों? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ दहाइयों से किले में अबतरी का आलम रहा है।
फैल गई थी और बगावत का माहौल भी पैदा हो गया था। लेकिन मैंने किले की बागडोर संभाला है। मैंने हर मामला को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। जमहूरियत की बुनियाद डालने की कोशिश की है। अरकान मजलिस को आज़ादी राय का पूरा नहीं, फर्द की ज़हनी परवास को आज़ाद रखने की ज़रूरत है। ताकत के बल पर हम किसी को अपना हिमायती बना सकते हैं, मगर ज़हनी तौर पर किसी को हम अपना गुलाम नहीं बना सकते। सल्ला के किले से जो हवाएं चलती हैं उनका रुख हाकिम तय करता है और लोगों की सोच उसी धारे के मुताबिक ही काम करती है। यहाँ सवाल किसी को गुलाम बनाने या आज़ादी का नहीं है, बल्कि शाही जलाल और व्यापार को कायम रखने किले के वक़ार और शान शौकत में हमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है। मेरे नवाब, हुक्मरानों की जिंदगी के कारनामे इतिहास में कैद होते रहते हैं। रगे शाही दस्तरखान पर बिछे हुए हलवे और मुल्क मुसल्लम से इतिहास को कोई सरोकार नहीं होता। हमने कितनी जंगें लड़ी, कितने मुल्कों को अपने कब्जे में किया और कितनी कौमें हमारी गुलाम रही। यही इतिहास की सुर्खियां हैं, बाकी तमाम बातें दिल के बहलावे के लिए हैं। जानता हूं मैं मेरे नवाब इन बातों को, मगर जिंदगी के उन मामला को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जिन पर जुल्म और बर्बरियत का असर पड़ा हो। जंग में मारे गए उन मासूमों की जिंदगियों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। आज किले में जो बेचैनी फैली हुई है उसकी वजह तेरी इसी तरह की सोच है। मुल्क गिरी के लिए हुकूमत करना और जज्बाती होकर हुकूमत करना दोनों में फर्क होता है। रगे जानता हूं मैं और दोनों फर्क को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन मैं अपने वजूद की तलाश में भटकता रहता हूं। जब कभी मैं आराम कुर्सी पर अपनी आंखें बंद किए, सर पीछे की तरफ झुकाए, चेहरा ऊपर की तरफ उठाए बैठता हूं, मुझे बड़े अजीब अजीब ख्वाब आने लगते हैं। उस ख्वाब में कोई तसलसल नहीं होता। उस ख्वाब के मायने बिखरे हुए होते हैं। मैं देखता हूं जैसे मैं खोए हुए गांव में पहुंच गया। फिर मैं देखता हूं मैं एक जहाज के अर्शे पर खड़ा हूं, तन्हा। जहाज एक रेगिस्तान में है और चारों तरफ रेत ही रेत। जहाज रेत में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो धंस जाने से बचाते। ना कोई दरिया है ना कोई समंदर। मैं अर्शे पे दौड़ता हुआ जहाज के एक सिरे से दूसरे सिरे पे आ जाता हूँ और वहां से मैं नीचे की तरफ झांकने लगता हूँ तो नीचे भी कोई रेत नजर नहीं आता जिस पर जहाज चल रहा था। नीचे हद नजर तक जहां तक नजर जाती है कोई रेत नहीं है। मैं घबरा जाता हूँ। मैं घबरा कर ऊपर की तरफ देखता हूँ तो ऊपर भी कुछ नहीं है। न आसमान, न बादल, न सूरज, न चांद, तारे, कुछ नहीं है। और जहाज के बादल हवाओं के थपेड़े खा रहे हैं। हवाएं तेज होती चली जा रही है और उन तेज हवाओं के थपेड़ों से जहाज के बादल इधर उधर डोल रहे हैं। लेकिन जहाज बिल्कुल साकित है, एक ही महवर पर टिका हुआ। फिर मैं पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनता हूं। देखता हूं तो मैं खुद को वही खोए हुए गांव में पाता हूं। चारों तरफ लोगों का हुजूम है। औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, ये सब मेरी तरफ क्यों ताक रहे हैं? ये सोचते हुए मैं हुजूम की तरफ बढ़ना ही चाहता हूं जैसे मेरे पांव किसी ने जमीन में जकड़ दिए हो। मैं अपने पैर की तरफ देखता हूं तो मेरे पैर दलदल में धंसते हुए नजर आते। मैं मजबूती से पेड़ की शाख को पकड़ लेता हूं और अपने जिस्म को ऊपर की तरफ खींचने लगता हूं। फिर मैं देखता हूं वही जहाज जहां मैं खड़ा था, वहां कुछ लोग नजर आ रहे हैं शाही पोशाक में। उनकी शक्लें बड़ी अजीब है। कौन है वो लोग? आखिर क्यों है? ये सोचते हुए मैं हुजूम की तरफ बढ़ना ही चाहता हूं तो
वहां से गायब है। ना ही वो नजर के सामने वो जहाज है और ना ही वो खोया हुआ गांव है। मैं अकेला रेगिस्तान में और चारों तरफ रेत ही रेत, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद। मैं घबरा जाता हूँ, मैं घबरा कर अपने बदन को जोर से झटकता हूँ तो मेरी आंखें खुल जाती है और मैं खुद को अपनी असली जगह पर पाता हूँ। कुर्सी पर बैठा, सर पीछे की तरफ झुकाए, चेहरा ऊपर की तरफ उठाए, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल लगे और हकीकत का सामना कर। वैसे तेरे इस तरह के ख्वाब के ताबीर अच्छे नहीं हो सकते। तेरे आने वाली नस्लों को इस बात से कोई गर्व नहीं होगा कि वो वीर कौन थी और खोया हुआ गांव क्या है। के लिए जरूरी होता है कि हुकूमत की बागडोर उसी की हाथ में रहे। हुकूमत के काम में मैंने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है नवाब। मैंने अपने तमाम जिलों को बराबरी के हुकूम दे रखे हैं। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जा रही है। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि दरबार के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, सरकशी पर तुले हुए हैं। मुझे नफरत होती है मगर मैं सब्र करता हूँ, क्योंकि नफरत का हासिल खुशी कभी नहीं हो सकती। संजीदगी से गौर करने पर भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी जिंदगी किस काम की जहां तमाम आशाएं से मैं को फिर भी सही सुकून नहीं। शायराना फिक्र हुक्मरानों के लिए नहीं होते, हुकूमत के लिए दीवानगी की जरूरत है। मुल्क गिरी की हवस होनी चाहिए। लड़के, हुकूमत एक खेल का नाम है और सियासत उस खेल की चाल है। और हुक्मरान खिलाड़ी होता है जो अपने मुखालिफिन के साथ खेलता है और तमाम तमाशाई होते हैं। ऐसे तमाशाई जो कभी खामोश रहते हैं, कभी बेचैन और कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती जो दिमाग से खेलता है। इस खेल में कई पड़ाव आते हैं। पहली मंजिल को जब खेल की बाजी हुक्मरान के हाथ में, उस मंजिल पर हुक्मरान अपने मुखालिफ खिलाड़ी को चाल चलने का मौका देता है, उसे दौड़ाता है, उसे भगाता है, उसे मारता है। खेल का दूसरा पड़ाव यानी दूसरी मंजिल, ये मंजिल बहुत अहम खिलक जाता है और अपने मुखालिफिन को खेलने का मौका देता है। कभी भागता है, कभी मार खाता है, कभी खेल का आखिरी मंजिल होता है और यही मंजिल हार और जीत का फैसला करती है। इस मंजिल पे दोनों खिलाड़ियों की पूरी ताकत से खेलते हैं। हो सकती है दोनों तरह के खिलाड़ी जी जान लगाकर खेलते हैं। जिस तरह से चौहान का खिलाड़ी घोड़े पर सवार अपनी छड़ी से गेंद को बेतहाशा मारता हुआ इधर उधर भागता है, दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे की चप्पल को मार देते जाते हैं। कभी कभी इस खेल की सूरत ऐसी खौफनाक हो जाती है कि जैसे चौहान के घोड़सवार खिलाड़ी ने गेंद को छोड़ दिया हो और मुखालिफ सवार की गर्दन को काट कर छड़ी से उसे मारता हुआ बेतहाशा अपनी सीमा की तरफ भागता है। ये बनाया था, ये तो बड़ा ख्याल नहीं खेल है, ये उसूल है। इस हाल में क्यों पड़ा? नवाबजादे को मकबरे की तरफ उसको भगाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो रूहें फिर यहाँ आई थी? हाँ, क्या आप लोगों ने उन रूहों को देखा है? मकबरे से जो बड़े नवाब की रूह निकलती है, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? नहीं, हमने यहाँ किसी को नहीं देखा। मुझे हैरत होती है कि आप भी इसकी बातों पे यकीन करते हैं। यहाँ रूहें भटकती है। हाँ, ये सच है कि यहाँ रूहें भटकती है और यहाँ से मकबरे से बड़े नवाब की रूह बाहर जाना चाहती है।
अभी इसकी बात में क्या है? तू भी दीवाना है ये? झूठों के भड़कने का किस्सा गढ़ा है इसने। झूठों में खबरदार, भरोसा नहीं। अगर आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो अगर इस पर दीवान की तारी हो गई थी तो आप लोगों ने इसे संभाला क्यों नहीं? नवाबजादे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हम जब तक मामले को समझ पाते आप यहाँ पहुंचे। सब समझता हूं मैं, सब देख सकता हूं मैं, किले के अंदर और किले के बाहर क्या चल रहा है। साजिशें रची जा रही है, यहाँ तक कि नवाबजादी निगार ने भी निकाह से इनकार कर दिया है। क्या ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सूखी शाख पर बैठा कोई परिंदा हूं जिसके पर किसी ने नोच डाले हैं। मेरे चारों तरफ की फजा उदास है, तमाम चीजें मेरे इख्तियार से बाहर होती चली जा रही है। मगर हाँ, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। बेशक आप हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि आपको तो अभी अपनी जान हारनी होगी।